तो इस लास्ट वीडियो में हमने केमिकल फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया जाता है इन सारे स्टेप्स को एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया। तो आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम उसके आगे पढ़ेंगे और इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो आपका है केमिकल इक्वेशंस। तो इसके पहले जितनी सारी चीजें हैं वो हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली है, तो आप चाहो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं पेन चेंज कर लेता हूँ और आज का पेन का कलर होगा हमारा रेड कलर और इसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस पढ़ने से पहले आप ये बताओ कि आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना आ गया है। केमिकल फॉर्मूला लिखने के बाद केमिकल फॉर्मूला से हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिलती है या फिर क्या एक केमिकल फॉर्मूला से कौन कौन से इंफॉर्मेशन हम ऑब्टेन कर पाते हैं, ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिखी है। तो अब इसके आगे आपको नेक्स्ट जो समझना है वो आपका केमिकल इक्वेशन है और ये आपके लिए समझना और भी आसान हो जाएगा जब आप इसकी पहले की चीजें पढ़ लिए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन दैट मींस क्या हुआ ना कि जो भी आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस है किसी भी रिएक्शंस का, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली एक लाइन में समझो, ये आपका केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब इसमें हम क्या करते हैं, सिंबल्स का और फॉर्मूला का यूज करते हैं। किसी भी सब्सटेंस का, एलिमेंट्स का सिंबल और फॉर्मूला का यूज करते हैं और उसका फॉर्मूला यूज करके जो हम लोग एक रिएक्शंस बताते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस के मिलने से क्या नई चीजें बन रही है, उसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस के भी टाइप्स होते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको अच्छे से बताना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो, जब कभी कोई नया सब्सटेंस में कोई चेंज आता है और वो एक अलग सब्सटेंस बना लेता है, जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट्स जो कि आपका सब्सटेंस है और रिएक्टेंट्स में कोई चेंज आता है, कोई इसमें प्रोसेस होती है और इसके बाद इसमें चेंजेस आके वो चेंज हो जाता है एक नई सब्सटेंस में, जिसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो इन सब्सटेंस में जो चेंज आता है ना उसे हम लोग रिएक्शन कहते हैं। देखो आगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, क्या लिखा है? द substances that are used at the starting material and which react with one another are called reactant। देखो, reactants is the substance before reaction, और ऐसे भी कह सकते हो कि वो सब्सटेंस जो स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यूज होता है रिएक्शन से पहले, जिसमें रिएक्शन होने के बाद वो एक नया सब्सटेंस बनाता है। तो वो जो सब्सटेंस है रिएक्शन से पहले वो कहलाता है आपका रिएक्टेंट। एंड जो सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन और द रिजल्ट फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो आई होप कि ये आपका रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट्स समझ में आ गया होगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देखो, बर्निंग ऑफ कोल। कोल को जब हम बर्न करते हैं ना तो जो कोल है वो आपका क्या हो गया? रिएक्टेंट्स हो गया। और इस रिएक्टेंट्स में प्रोसेस होता है बर्निंग का और अब वो चेंज हो जाता है और चेंज करके बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? एक नया सब्सटेंस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। चलो इसको थोड़ी सी इक्वेशन के मेथड से समझते हैं। तो ये देखो हमारा पहले क्या था? कार्बन आने की कोयला, उसमें मिला ऑक्सीजन और इसे करा हमने हीट। तो हीट करने के बाद इसमें चेंज आना स्टार्ट हुआ और अब ये चेंज होकर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में कुछ राख आने के एस बन जाएगा। तो ये हो गया आपका एक केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन जिसमें हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं, केमिकल का नेम यूज करते हैं, तो ये जो इक्वेशन है इसे हम लोग कहते हैं वर्ड इक्वेशन। वैसा इक्वेशन जिसमें हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं, केमिकल नेम यूज करते हैं, तो वो कहलाता है आपका वर्ड इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ, ये है आपका वर्ड इक्वेशन। लेकिन वर्ड इक्वेशन के अलावा एक और तरीका है इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, वो है कि हम ना उसका सिर्फ सिंबल यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने क्या करा, कार्बन के बदले सी लिखा, ऑक्सीजन के लिए ओ लिखा, हीट को हीट ही और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 लिखा। तो वैसा इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जिसमें हम लोग सिंबल्स और फॉर्मूले के यूज करते हैं, वो कहलाता है आपका मॉलिक्यूलर इक्वेशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर इक्वेशन। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर इक्वेशन। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, उसके बाद इसके आगे का देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी आपके डाउट्स हो और चीजें जो आपको समझ में नहीं आ रही, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपके आंसर्स को और आपके डाउट्स को सॉर्ट आउट करने का। तो चलिए आगे देखते हैं। चलो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, हमेशा आपके एग्जाम्स में आता है कि केमिकल इक्वेशंस लिखने के क्या फायदे हैं, हम केमिकल इक्वेशंस को क्यों लिखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन लिखने के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें से ये है कि इट सेव्स योर स्पेस, योर टाइम
एंड योर एनर्जी। जब आप किसी केमिकल इक्वेशंस लिखते हो, सिंबल्स लिखते हो या फॉर्मूले लिखते हो, तो ये क्या करती है, ये आपके स्पेस बचाती है, टाइम बचाती है और एनर्जी भी बचाती है। इनफैक्ट अ केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इट सेव्स योर स्पेस, टाइम एंड एनर्जी। तो केमिकल इक्वेशंस लिखने के और केमिकल फॉर्मूला लिखने के क्या फायदे होते हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ स्टेप्स हैं केमिकल इक्वेशंस को लिखने के लिए, चलिए इसे देखते हैं ताकि आप भी अपने केमिकल इक्वेशंस को लिख सकते हो बिना किसी हेजिटेशन और बिना किसी परेशानी के। तो केमिकल इक्वेशंस आपको समझ में आ गया, वो सिंबल्स और फॉर्मूला जो है उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो सिंबल और फॉर्मूला जो रिएक्टेंट्स का है उसे हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और यदि एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो उसे प्लस साइंस बीच में दे करके लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, मान लो एक रिएक्टेंट्स है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ये आपका रिएक्टेंट्स हो गया, इन दोनों के मिलने से कोई नया चीज बनता है, तो इन दोनों को लिखते वक्त बीच में हम लोग को प्लस की साइन देनी है। और मान लो कोई और एक सब्सटेंस ऐड करनी हो इसमें, तो यहाँ पे हम लोग प्लस देके जो भी सब्सटेंस है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, राइट द सिंबल्स और फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ राइट हैंड साइड। और जो प्रोडक्ट है, जो थर्ड फॉर्म आपका नया चीज बना, वो हम लोग राइट साइड में लिखेंगे, यानी कि बीच में एरो और उसके राइट साइड में। और इसमें भी हम लोग प्लस साइन देंगे यदि मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म होती है, तो उन दोनों को एक साथ लिखते हैं बीच में प्लस का साइन दे करके। और इन दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में आपका एरो रहता है, जो आपको रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में आता है, और ये आपको डायरेक्शन देता है कि रिएक्शंस किस डायरेक्शन में हो रही है। चलिए नंबर 4 है, रिप्रेजेंट, यानी कि केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्म। ये उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज एटॉमिक फॉर्म्स आर यूजुअली नीदर स्टेबल नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। देखो होता क्या है, बेसिकली हम लोग जब भी किसी रिएक्टेंट्स को यूज कर रहे होते, मतलब रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो हमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म को यूज करना होता है, ना कि उसका एटॉमिक फॉर्म। देखो एटॉमिक फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या हुआ, जैसे यहाँ पे देखो ये एग्जांपल जो आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन का जिससे हम लोग HCl बन रहा है, तो यहाँ पे जो H2 है ना, वो आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, और जो Cl2 है ये आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल है। यदि हम यहाँ पे सिर्फ H लिखते हैं ना तो ये गलत हो जाता, यदि हम सिर्फ Cl लिखते तो भी ये गलत हो जाता, क्योंकि H और जो Cl है वो रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स को और एटम्स को। तो एटम्स और एलिमेंट्स जो है वो कभी स्टेबल नहीं, एटम्स जो है किसी भी एलिमेंट के वो स्टेबल नहीं होती है, और कभी कभार वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी शो नहीं करता है, इसीलिए हम उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल्स है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल्स है वो H2 और क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2, तो ये हमें यूज करनी होती है। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए, आप चाहो तो फिर से आप समझ सकते हो स्किप करके या फिर पीछे करके। और अब हम इसके आगे देखेंगे, कंसिडर फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं और उसे हमें समझना है कि ये जो 4 पॉइंट्स हमने अभी पढ़ा, जिसका हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्या वो 4 चीजें यहाँ पे है या फिर नहीं है। चलो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला है लीड मोनोऑक्साइड एंड कार्बन, और जो रिएक्शन है, रिएक्शन होने के बाद ये लीड आपका अलग हो जाता है और अब बन जाता है नेक्स्ट प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे मॉलिक्यूलर इक्वेशन में, तो ये हो गया आपका PbO लीड मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला, एंड कार्बन, कार्बन का मॉलिक्यूल्स, ये कार्बन मॉलिक्यूल आपका मोनो एटॉमिक होती है। नेक्स्ट है लीड, ये आपका Pb मोनो एटॉमिक, और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। तो इसे हम लोग ऐसे लिखनी है। ये जो आपका एरो है ये आपको बताता है डायरेक्शंस ऑफ रिएक्शंस, तो ये आपका डायरेक्शन बता रहा है, मतलब ये लेफ्ट साइड आपका रिएक्टेंट हो गया, और जो राइट साइड है ये हो गया आपका प्रोडक्ट्स। चलिए उसी तरह देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। थर्ड में आपका H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ से आपका बनता है H2CO3। जब भी रिएक्टेंट्स को हम लोग ऐड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन होनी चाहिए। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में आपका ये एक एरो होना चाहिए जो आपका डायरेक्शन बताएगा। लेफ्ट साइड में आपको हमेशा रिएक्टेंट्स लिखना है, और राइट साइड में हमेशा आपको प्रोडक्ट्स लिखनी है। चलो ये कंप्लीट। नेक्स्ट आपको जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, नेक्स्ट जो टॉपिक कह सकते हो वो है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन का जानना काफी जरूरी है। यदि इस चैप्टर को पढ़ो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस एक्सरसाइज में होंगे जहाँ पे ना आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना होता है। तो रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए आपको जो स्टार्टिंग है ना वो यहीं से होता है, बैलेंस इक्वेशन आपको समझना होता है, उसके बाद फिर आप बैलेंस किसी भी रिएक्शन को कर पाते हो। और ये आपके एग्जाम से में हमेशा क्वेश्चन आते हो, और ये क्लास 8 में ना स्टार्ट हुई है। 9, 10, 11 में ना आपको बैलेंस इक्वेशंस करना ही होता है, और उसमें और बड़े बड़े इक्वेशंस आती हैं जिसको आपको बैलेंस करनी होती है, और लोगों की माथा दर्द ना इक्वेशंस को बैलेंस करने में होता है। तो चलिए हम लोग बिल्कुल
आसानी से समझते हैं और देखते हैं क्या हम लोग इक्वेशन को बैलेंस कर पाते हैं या फिर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो you will notice that the total number of atoms on the reactant side as well as the product side are equal in each of the above equation। देखो क्या कह रहा है कि जितने सारे रिएक्शंस अभी हमने इसके ऊपर पढ़े हैं उन सभी इक्वेशंस में जो टोटल नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट साइड में और जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है प्रोडक्ट साइड में वो इक्वल होते हैं। चलो काउंट करके देखते हैं क्या भाई सही है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में 1 पीबी है, 1 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है। और राइट साइड में भी चेक करो तो पता चलेगा 1 पीबी, 1 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन है। इस रिएक्शन में देखो तो यहाँ पे हमको रिएक्टेंट साइड में एक आयरन और एक सल्फर दिख रहा है और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में भी एक ही आयरन और एक ही सल्फर दिख रहा है। नेक्स्ट नंबर 4 है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि एक कैल्शियम और एक ऑक्सीजन। चलो यहाँ पे चेक करा जाए। यहाँ पे हमको दिख रहा है एक कैल्शियम और 2 ऑक्सीजन। तो भाई ये क्या हो गया? अच्छा, तो हमने इसको तो काउंट ही नहीं करा ना। तो यहाँ प्रोडक्ट साइड में देखो एक ऑक्सीजन यहाँ भी है। तो ये अब टोटल हो गए 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में भी यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और नीचे में मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आपको 2 दिख रहा है और राइट साइड में भी यहाँ पे हाइड्रोजन आपको 2 दिख रहा है। यानी कि जो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में है और जो नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है और इसे ही हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और यदि ऐसा ना हो तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगा? नॉन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए अब जो नेक्स्ट आपको देखना है वो है आपका नेक्स्ट इज स्केलेटन इक्वेशन। आपने यहाँ पे देखा ये था आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस में आते हैं इसलिए आपको ये पढ़ना आवश्यक है। क्वेश्चन देखो वैसा इक्वेशन जिसमें ना लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आपको 2 दिख रहे हैं और ऑक्सीजन भी 2 दिख रहे हैं। पर राइट साइड में देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं क्या 2 ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। आप देखो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है ना यहाँ पे एक 1 ऑक्सीजन और यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 ऑक्सीजन। तो ये जो इक्वेशन है ना इसको हम लोग कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन। इस इक्वेशन को बैलेंस किया हुआ नहीं है। रिमेंबर ऑल द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और मास। कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है उसे अपने आप में बैलेंस होना कंपलसरी है क्योंकि एक लॉ है जो आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा और 8 में भी पढ़नी है जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो बताता है कि कोई भी मैटर नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना ही हम किसी मैटर को बना सकते हैं और ना ही किसी मैटर को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर क्योंकि हम उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर पाते हैं। तो यदि हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं तो जो क्वांटिटी है वो आपका फिक्स होना चाहिए यानी कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ट्रांसफॉर्म करने से पहले और ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसी लॉ को फॉलो करने के लिए हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और इक्वेशन बैलेंस होने से पहले होता है वो स्केलेटन इक्वेशन और बैलेंस हो जाने के बाद वो बन जाता है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलो अब हम लोग कुछ कुछ इक्वेशंस को ना बैलेंस करना सीखेंगे और इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है इसके लिए देखो नीचे में आपको अब इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है इसके बारे में देखो यहाँ पे नीचे में डिटेल्स में लिखी हुई है। आप इसे खुद से देख लो, बहुत ही आसान है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग किसी भी बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के क्या फायदे होते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपके आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आप यहाँ से कर लेना। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। किसी